नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विशेष में। मैं हूं राजश्री आपके साथ। 2024 के सियासी रण का शंखनाद हो गया है। पक्ष विपक्ष की सेनाएं लगातार तैयार हो रही हैं। कर्ण, अर्जुन, अभिमन्यु और भीष्म पितामह के किरदार भी अब सामने आ चुके हैं। ऐसे में दिनकर की कविता बरबस ही याद आ जाती है, खासकर जब चुनावी माहौल कुछ इस तरह का हो तो। दिनकर ने लिखा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। जी हाँ, कुछ यूं ही माहौल दिख रहा है 2024 का कि रण की जो तैयारी है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि विपक्षी खेमे में कुछ अमंगल की आशंका हो रही है, जहां दंगल से पहले दरार दिख रही है। हिंदी बेल्ट में जीत के बाद बीजेपी का सीना 56 इंच से बढ़कर कहीं और ज्यादा हो गया है। तो वहीं कांग्रेस की यदि बात करें तो उसकी हार उस पर भारी पड़ रही है और विपक्षी अलायंस पर भी उसकी परछाई अब साफ तौर पर दिख रही है। ऐसे में कई लोगों के भविष्य पर खतरा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की हार के साथ ही विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं और जिसको कोई जवाब अभी दिख नहीं रहा। कांग्रेस ने इन चुनाव में इंडिया के सहयोगी दलों के साथ लिए बगैर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया था। अब हार के बाद गठबंधन के कई सहयोगी दलों ने पार्टी पर बाकी दलों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है और इसी तरह से दरार सबके सामने आ गया। पश्चिम बंगाल और बिहार दो ऐसे राज्य हैं जहां लोकसभा की कुल 82 सीटें हैं और ये राज्य इंडिया गठबंधन के लिए काफी अहम भी हैं। जाहिर सी बात है, दोनों ही प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने कांग्रेस से साफ साफ खफा होकर एक अलग तरीके की राह दिखा दी है। हार के बाद इंडिया के नेताओं के बीच लगातार बयानबाजी चल रही है, जिसने इस गठबंधन की एकता और उसके भविष्य पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। जहां भी क्षेत्रीय दल हैं, वहां अगर सही तरीके से गठबंधन हो तो बीजेपी की सीटें घटेंगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन खासकर बिहार तो इसका उदाहरण है। लेकिन आपसी मनमुटाव में सीट शेयरिंग मुश्किल होती दिख रही है। सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। समाजवादी पार्टी लगातार कांग्रेस को निशाने पर रख रही है। वो बसपा को भी कम दिखाने पर तुली हुई है। खड़गे को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करके ममता बनर्जी ने केजरीवाल और तमाम अन्य लोगों के लिए अपनी चाल चल दी। इससे दरारें और बढ़ीं। नीतीश और लालू जब लाल होने लगे तो जाहिर सी बात है कि आप पार्टी से सीट शेयरिंग करने की कोई तैयारी नजर नहीं दिख रही और वैसे भी आपसे तो कोई भी सीट शेयर नहीं करना चाहता। इन सब से इतर अगर हम बीजेपी पर नजर डालें तो नरेंद्र मोदी संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त होते ही राज्यों का दौरा शुरू करने वाले हैं, यानी कि जोर शोर से अब चुनावी दौरे आने वाले हैं। जनता से सीधा संवाद उनका होने वाला है। जन कल्याण योजनाओं की याद दिलाएंगे वो, और मंदिर का मुद्दा भी जनवरी से इतना गर्म हो जाएगा कि शायद विपक्ष के पास इसका कोई जवाब नहीं। विपक्ष पर सीधा हमला करते हुए संसद से सांसदों के जो निलंबन हुआ उसके प्रकरण के बाद राजनीति की मर्यादा की यदि हम बात करें तो उन सभी पर एक खतरे का निशान दिख रहा है। संसदीय प्रणाली की प्रथा धूमिल तो हो ही रही है। अब तो चुनाव से पहले संसद के शीत सत्र में वह बिल भी कानून बन गया जिसमें मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति की टीम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर एक मंत्री को रख दिया गया है। यानी कि चुनाव आयोग भी सरकार का ही अब है। ऐसे में यदि देखें तो चुनाव के हर दांव में विपक्ष की संभावनाएं और कम होती जा रही हैं। सभी मुद्दों पर नजर करें तो लगता है कि 2024 का घमासान पूरा का पूरा महाभारत ही एक तरह से होगा और जहां शकुनियों की चलेगी और कृष्ण अर्जुन की आस
हमें देखने को मिलेगी, लेकिन इस सियासी महाभारत के किरदारों और उनकी मजबूरियों और बाहुबल पर आज हम नज़र डालेंगे इस विशेष के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये विशेष 2024 का महाभारत। इस नए महाभारत में खड़गे एक ऐसे शख्सियत के रूप में सामने आए जो कि राज्याभिषेक से पहले ही पहले तक तो देखा जाए तो बेहद साधारण इंसान के रूप में थे, लेकिन अध्यक्ष पद की ताजपोशी के बाद दूसरे उस पर दांव खेलने लगे और खड़गे के बहाने अलायंस के दल एक दूसरे पर प्रहार भी करने लगे हैं। विपक्ष के 28 दलों की यदि हम बात करें तो इस गठबंधन जिसको इंडिया कहते हैं, इंडिया की मीटिंग दिल्ली में जब हुई तो कुछ ऐसा हुआ जिससे सभी सख्ते में आ गए। मीटिंग के दौरान ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने गठबंधन की तरफ से पीएम उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सबके आगे कर दिया। दलील ये दी गई कि दलित चेहरा होने की वजह से चुनाव में लाभ मिलेगा और इसके अलावा वो दक्षिण के भी हैं। उनके इस सुझाव से एक बार तो बैठक में सभी चौंक गए। हालांकि खड़गे ने अपनी दावेदारी से पल्ला झाड़ा और आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो अब तक कांग्रेस को आंखें दिखाने वाली ममता दीदी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो कि लगातार कांग्रेस के विरोध से ही आगे बढ़े, अब उसी कांग्रेस के नेता को चुनाव से पहले पीएम कैंडिडेट के रूप में देखना चाहते हैं। आखिर इस दांव के मायने क्या हैं? कहीं असल रणनीति पीएम उम्मीदवार के लिए राहुल गांधी की दावेदारी का पत्ता साफ करना तो नहीं, या फिर अपने तमाम अन्य लोगों से जो कि समकक्ष नेता हैं उनकी दावेदारी को खत्म करना है? आइए समझते हैं। ममता केजरीवाल की चाल, क्या खड़गे बनेंगे पीएम उम्मीदवार? क्या कटेगा राहुल का पत्ता? खड़गे के नाम पर दांव। 2024 खड़गे बनाम मोदी। दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में मुख्य बात तो सीट बंटवारे का काम जल्द खत्म करने पर हुई, लेकिन सबसे बड़ी खबर बनी ममता बनर्जी का वो प्रस्ताव जिसमें उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्षी गठबंधन के पीएम उम्मीदवार के तौर पर पेश करने का सुझाव दिया। ममता की बात का अरविंद केजरीवाल ने समर्थन किया। हालांकि खुद खड़गे ने साफ किया कि पीएम उम्मीदवार चुनाव के बाद ही तय किया जाएगा। हमने पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे अनुभवी नेता हैं और दलित समाज से आते हैं, ऐसे में उन्हें पीएम उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। ममता के प्रस्ताव के बाद अब अघोषित रूप से ही सही, लेकिन खड़गे का नाम इंडिया गठबंधन के चेहरे के तौर पर उभर गया है। अगर लोकसभा चुनाव मुख्य रूप से पीएम नरेंद्र मोदी और खड़गे के चेहरे के बीच ही लड़ा जाएगा। इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा। भारत जीतेगा, भाजपा हारेगा। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार को पीएम पद की रेस से बाहर करने के लिए खड़गे का नाम आगे बढ़ाया। ममता के इस प्रस्ताव से ज्यादातर नेता मन ही मन में चकित रह गए। इसके बाद नीतीश कुमार के नाराज होने के कयास भी लग रहे हैं। हालांकि बैठक में नीतीश ने खुद कहा कि वो किसी रेस में नहीं है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए पार्टी का चेहरा बताते रहे हैं।
बात इसे लेकर भी होती रही है कि क्या ममता बनर्जी, शरद पवार, नीतीश कुमार जैसे अनुभवी और दिग्गज नेता क्या राहुल का नेतृत्व स्वीकार करेंगे। ममता बनर्जी के खड़गे पर दाव को इस चर्चा पर विराम लगाने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है, तो साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि खड़गे पर दाव से कांग्रेस फंस गई है। माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम के साथ न सिर्फ दक्षिण भारत की सियासत मजबूत होगी, उत्तर भारत में जातिगत समीकरणों में भी वह आगे हो सकती है। सियासी जानकारों का कहना है कि गठबंधन भले ही आधिकारिक तौर पर शुरुआती दौर में प्रधानमंत्री के चेहरे को घोषित न करे, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर कुछ दलों को छोड़ दे तो ज्यादातर की सहमति बनी ही है। इसके पीछे असली वजह खड़गे का न सिर्फ दलित चेहरा होना है, बल्कि दक्षिण के राज्यों में उनकी मजबूत उपस्थिति भी मानी जा रही है। माना जा रहा है कि सियासी तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम का प्रस्ताव आना ही गठबंधन को सियासी तौर पर मजबूत कर सकता है। ये भी मानना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम के साथ विपक्षी दलों का गठबंधन समूह एक तो दलित राजनीति के लिहाज से मजबूत होगा। दक्षिण भारत में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी या फिर अन्य स्थानीय घटक दल मजबूत है, उसमें भी मल्लिकार्जुन खड़गे दक्षिण भारत के बड़े चेहरे के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हाल के दिनों में हुए विधानसभा के चुनाव के परिणाम इस बात की तस्दीक करते हैं कि दक्षिण भारत में कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है। अगर दक्षिण भारत के ही किसी बड़े चेहरे को आगे कर लोकसभा के चुनाव में जाया जाए तो गठबंधन को फायदा हो सकता है, जिसका सियासी नफा सिर्फ दक्षिण भारत में ही नहीं हो बल्कि उत्तर भारत में भी उसका असर देखा जा सकता है। विपक्षी दलों को गठबंधन समूह में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा कोई बहुत बड़ा दलित चेहरा नहीं है। ऐसे में अगर उनके नाम को आगे किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर उत्तर भारत में दलितों के वोट बैंक पर भी गठबंधन समूह की बड़ी नजर है। ऐसे में दलित नेता के रूप में खड़गे को आगे करने से सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को तो होगा, लेकिन राहुल का मौका मारा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। ममता और केजरीवाल ने अगर विपक्ष की तरफ से पीएम कैंडिडेट के तौर पर खड़गे का नाम इसलिए उछाला कि इससे राहुल गांधी का पत्ता कट जाए और एक तरह से राहुल गांधी का जिसको कहा जाता है कि वो ग्रह हो चुके हैं इंडिया के लिए, वो कम हो जाए और इसके बाद मामला चुनाव बाद तक के लिए टल भी जाएगा, तो ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है। कांग्रेस के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करने की है। खड़गे गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं, भरोसेमंद हैं। अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के दौरान जिस तरह से आखिरी क्षण पर अपना नाम पार्टी हाईकमान को आंखें दिखाई और अपना नाम वापस ले लिया था और नाफरमानी जैसी की थी, उसके बाद ही खड़गे को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया और उसकी कमान सौंपी गई। इसी से पता चलता है कि वह गांधी परिवार के कितने करीबी हैं और कितने भरोसेमंद भी। विदेशी मूल के शोर के बीच सोनिया गांधी ने जिस तरह से मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया और वैसे ही मौका मिलने पर अगर खड़गे को भी वो बना दें तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। ऐसे में दीदी और केजरीवाल का ये जो पैंतरा है अभी जो दिख रहा है वो फेल हो सकता है, क्योंकि वे तो संभवतः ये सोच रहे होंगे कि खड़गे को पीएम कैंडिडेट के तौर पर गांधी परिवार स्वीकार ही नहीं करेगा और चुनाव के बाद उनकी पीएम दावेदारी के लिए मैदान खुला हो जाएगा। लेकिन बहुत हद तक ये भी देखा जा सकता है कि जिस तरह से खड़गे का नाम आगे किया गया, इसके दो फायदे भी हो सकते हैं। एक तो ये कि वो दलित हैं, इसमें कोई शक नहीं, और वो भी कि वो दक्षिण से हैं और दक्षिण का द्वार इस वक्त बीजेपी के लिए बिल्कुल बंद है। ऐसे में खड़गे उस द्वार को इंडिया के लिए खोल सकते हैं। बहरहाल गठबंधन या विपक्षी अलायंस में सियासी दोस्ती की जो होती है वो उसमें दिक्कतें तो दिखने लगी हैं। मित्रता में वैमनस्य दिख रहा है, रिश्तों में खटास की आहट दिख रही है। सहयोगी दल कह रहे हैं लगातार कि ऐसा कुछ भी नहीं है और एक तरह से
वो चेतावनी दे रहे हैं तमाम अन्य लोगों को कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। अब गठबंधन की बैठकें होती हैं तो अच्छे के साथ साथ बुरे संकेत भी आने लगते हैं। पहले तो जेडीयू के सांसद ने हालिया बैठक को चाय और बिस्किट तक सीमित बताया, और वहीं ये भी खबर है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर अकेले ही चुनाव मैदान में उतरना चाहेगी। अब अगर ऐसा है तो किस तरह से उम्मीद की जाए कि सभी दलों का सहयोग मिलेगा? इस खबर के बाद अलायंस में दरार की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस की खिलाफत करते दिख रहे हैं, और अब ये भी कहा जाने लगा है कि वो तो बीजेपी की टीम भी हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही, इस तरह के आरोप सपा लगातार लगा रही है। और सपा तो सपा, बसपा का पत्ता भी विपक्ष से एक तरह से साथ साथ नहीं चल पा रहा है, और सपा और बसपा के बीच जिस तरह से खटास है उसको देखकर तो वैसे भी विपक्ष में उनको एक साथ बिठाना बहुत मुश्किल है। उधर खड़गे का नाम पीएम उम्मीदवार के रूप में सामने रखने पर लालू नीतीश बुरी तरह से खफा हैं। क्या है अलायंस के मसले जो किचकिच पैदा कर रहे हैं और जो हल होने का नाम ही नहीं ले रहे? देखिए इस रिपोर्ट में। विपक्षी गठबंधन में गांठ। बुआ भतीजे की रार। नीतीश लालू की नाराजगी। सीट शेयरिंग में रार। विपक्षी गठबंधन के लिए सबसे बड़ा मुद्दा राहुल गांधी का नेतृत्व है। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल शायद नहीं चाहते कि राहुल गांधी गठबंधन का चेहरा बने या गठबंधन का नेतृत्व करें। इसीलिए नई दिल्ली की मीटिंग से पहले ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हुई थी। मीटिंग में ममता बनर्जी ने कांग्रेस को हैरान करते हुए खड़गे का नाम पीएम उम्मीदवार के तौर पर आगे बढ़ा दिया। केजरीवाल ने बिना देरी किए इस प्रस्ताव का समर्थन भी कर दिया। बुआ भतीजे की रार। विपक्षी गठबंधन में क्षेत्रीय दलों की आपसी खींचतान का दूसरा मुद्दा बुआ भतीजे की खटपट है। बुआ यानी मायावती और भतीजे यानी अखिलेश यादव। पीएम उम्मीदवार को लेकर खड़गे के पक्ष में ममता बनर्जी की ओर से ये दलील दी गई है कि वो देश के पहले दलित प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन मायावती के समर्थक तो ये बात उनके लिए काफी लंबे समय से कहते आए हैं। सपा कांग्रेस की दूरी के बीच कांग्रेस और बसपा के नजदीक आने की भी चर्चाएं हुई। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस आमने सामने दिखे थे, इसीलिए क्या कांग्रेस और बसपा करीब आ सकते हैं, ये सवाल भी गठबंधन में उठाया जा रहा है। वैसे नई दिल्ली की मीटिंग में सपा ने कांग्रेस को चेतावनी दी कि बसपा से हाथ मिलाने की कतई कोशिश ना करें। बसपा ने अकेले चुनाव लड़ने का साफ ऐलान कर दिया है। इंडिया अलायंस को भी बसपा की कोई खास जरूरत नहीं है। गठबंधन में अब बसपा के आने का कोई मतलब ही नहीं है। नीतीश लालू यादव की नाराजगी। विपक्षी गठबंधन में खींचतान का तीसरा मुद्दा नीतीश कुमार और लालू यादव की नाराजगी है। नई दिल्ली की बैठक में भी संयोजक पद पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका। हालांकि ममता बनर्जी ने ये कहा था कि खड़गे को या तो पीएम उम्मीदवार बनाया जाए या गठबंधन का संयोजक, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। बीजेपी से रिश्ता तोड़ने के बाद से विपक्षी दलों को एकजुट करने में नीतीश कुमार ने बड़ी भूमिका निभाई है। इस लिहाज से नीतीश को उम्मीद है कि उन्हें कोई न कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन बिना बात किए खड़गे का नाम पीएम उम्मीदवार और गठबंधन के संयोजक के तौर पर बढ़ा दिया गया। संयोजक के लिए नीतीश कुमार का नाम ही नहीं लिया गया। मीटिंग खत्म होते ही नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं आए। नीतीश इससे पहले भी तीसरी मीटिंग के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए थे।
सीट शेयरिंग का समझौता। खींचतान का चौथा मुद्दा सीट शेयरिंग और सीटों का तालमेल है। टीएमसी ने सीटों का बंटवारा करने के लिए 31 दिसंबर तक की डेडलाइन अपनी ओर से तय कर दी है। सीटों के तालमेल के लिए मंगलवार को 6 सदस्यीय अनौपचारिक समिति का ऐलान किया गया है। इसमें अलग अलग पार्टियों के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस को सीटें देने को तैयार नहीं है। सीट शेयरिंग के लिए 31 दिसंबर तक की डेडलाइन दी गई है, लेकिन केजरीवाल 30 दिसंबर तक विप शयना क्लासेस के लिए दिल्ली से बाहर चले गए हैं। INDIA गठबंधन के लिए कई राज्य ऐसे हैं जहां सीटों का बंटवारा आसान नहीं दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। एक पक्ष ये भी है कि कहा जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन इसलिए बना था कि सभी मिलकर बीजेपी या नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सकें। क्षेत्रीय दल मिलकर करीब 150 सीटें हासिल करने में कामयाब हैं, सक्षम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बाकी करीब 200 सीटों पर बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस है। 3 राज्यों में कांग्रेस के प्रदर्शन से गठबंधन को निराशा हुई है। जिस तरह से कांग्रेस का सफाया हुआ है वो बीजेपी के लिए एक द्वार सा खुलता दिख रहा है। आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है। कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर 5 झंडे हुंकार उठा है। कुछ इसी रूप में देखा जाए तो इंडिया गठबंधन हर बैठक में हुंकार भर रहा है, लेकिन कुरुक्षेत्र के लिए आपसी समन्वय नहीं बनता दिख रहा है। जिसको कहा जाए कि तैयारी तो पूरी दिख रही है, लेकिन दरअसल जो लड़ने वाले हैं वही आपस में लड़ रहे हैं और उनकी तैयारी इसलिए पक्ष के सामने फीकी पड़ जा रही है। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में सीट शेयरिंग के लिए 31 दिसंबर तक की डेडलाइन तय की गई। दिल्ली और पंजाब में सीट शेयरिंग का एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल इस गठबंधन के पास और खासकर कांग्रेस और आप के किसी के पास नहीं है। दोनों पार्टियों का रवैया ये बता रहा है कि दोनों पार्टियां इस सवाल का जवाब ढूंढने के बजाय आपस में भिड़ना चाहेंगी या इससे बचना चाहेंगी। 19 दिसंबर की बैठक में निर्णय हुआ कि 20 दिसंबर से अरविंद केजरीवाल विपश्यना में चले गए, जहां उन्हें 30 दिसंबर तक रहना है। और अब सवाल ये उठता है कि जब आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा नेता ही बातचीत के लिए उपलब्ध नहीं, तो ऐसे में सीट शेयरिंग की बात किससे होगी? निर्णायक फैसला कैसे होगा? निर्णायक बातचीत संभव है भी या नहीं? दिल्ली और पंजाब में अगर यही हाल रहा तो होगा क्या? देखते हैं। सीट शेयरिंग की फांद। कांग्रेस आप आमने सामने। टीएमसी, लेफ्ट, जेडीयू, आरजेडी में तकरार। सीट शेयरिंग की डेडलाइन 31 दिसंबर। आइए समझते हैं कि इन राज्यों में सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला निकल सकता है। राज्यों में सीटों के बंटवारे पर अब तेजी से मंथन होगा। खासतौर पर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, पंजाब और दिल्ली में सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझाने की चुनौती है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सपा कितनी सीटें देगी, इसका जवाब भी खोजा जाना है। आम आदमी पार्टी की राज्य यूनिट सीट शेयरिंग समझौते के खिलाफ है, इसीलिए अब 6 सदस्यों की अनौपचारिक समिति इस पर तेजी से मंथन करेगी। समिति के सदस्य कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, टीएमसी की ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, जेडीयू के नीतीश कुमार, एनसीपी के शरद पवार और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल है। पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर ममता बनर्जी ढील देने के मूड में नहीं दिखती हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट तीनों गठबंधन करेंगे?
लेफ्ट पार्टियों के राज्य यूनिट भी सीट शेयरिंग के समझौते के खिलाफ बंगाल की 6 सीटों पर कांग्रेस की नजर है। टीएमसी इतनी सीटें देने को तैयार नहीं है। इंडिया गठबंधन के लिए महाराष्ट्र को लेकर भी दिक्कत है। यहाँ शिवसेना उद्धव ग्रुप बड़ा भाई बनेगी, यानी सीट शेयरिंग के मामले पर शिवसेना उद्धव गुट का जोर रहेगा। कांग्रेस, एनसीपी के शरद पवार और कुछ छोटे दलों में सीटों का बंटवारा होगा। वहीं बिहार में जेडीयू आरजेडी बराबर 17-17 सीटों पर लड़ सकती हैं। कांग्रेस को 5 और लेफ्ट को 1 सीट मिल सकती है। झारखंड में कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी और लेफ्ट में सीटों का बंटवारा हो सकता है। दिल्ली और पंजाब में आपसे गठबंधन होगा या नहीं, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। अरविंद केजरीवाल ने भी पंजाब की जनता से सभी 13 लोकसभा सीटें आम आदमी पार्टी को देने की अपील की थी। आम आदमी पार्टी जनता से हर सीट पर जीत दिलाने की अपील कर रही है। पंजाब कांग्रेस हर सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ऐसे में दोनों दलों के बीच समझौता कैसे होगा? दिल्ली और पंजाब उन राज्यों में से हैं जिन्हें गठबंधन के लिए सबसे कम संभावना वाले राज्यों की लिस्ट में रखा जाता रहा है। इन दोनों ही राज्यों में एक कॉमन बात ये है कि कांग्रेस को सत्ता से हटाकर आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई। कांग्रेस की लोकल लीडरशिप आम आदमी पार्टी के साथ आने को तैयार नहीं, तो वहीं इन राज्यों की सत्ताधारी केजरीवाल की पार्टी भी कांग्रेस को सीटें देने के मूड में नजर नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सपा कितनी सीटें देगी, इसका जवाब भी खोजा जाना है। यूपी में सपा की काट के तौर पर कांग्रेस बीएसपी को साथ लाने का दांव चल रही है, लेकिन सपा इसके खिलाफ है। समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी, वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है। किसी एक दल के बारे में या कोई जानकारी आपको हासिल है, मुझे नहीं पता क्या आप पूछ रहे हो मुझसे। इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा, स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। विपक्षी गठबंधन मुश्किल सवालों को अधिक देर तक नहीं टाल सकते। बीजेपी की रणनीति देखे तो वह सबसे पहले मुश्किल सवाल सुलझाते हैं और बाद में उनकी ओर जाते हैं। जहां समस्याएं कम है, इंडिया गठबंधन की इस अप्रोच का कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस गठबंधन में विरोधाभास बहुत है और अगर विपक्ष मजबूती से 2024 के चुनाव में उतरना चाहता है तो उसे ऐसे विरोधाभास को लेकर जल्द तस्वीरें साफ करनी होगी। जल्द फैसले से कम कार्यकर्ता मानसिक तौर पर तैयार रहेंगे कि गठबंधन में जाना है या अकेले चुनावी तैयारी करनी है, और नेतृत्व भी। फैसले में देरी का असर ये होगा कि नेता और कार्यकर्ता कंफ्यूज रहेंगे ही। गठबंधन की स्थिति में तालमेल बना पाना और वोट ट्रांसफर भी मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। सीट शेयरिंग अलायंस की सबसे बड़ी चुनौती है, और केवल 2 ही राज्यों में नहीं बल्कि हर तरफ। अगर ये चुनौती साध ली गई तो समर का आधा काम संपन्न होगा। मगर जिस तरह से सहयोगी दल असहयोग की मुद्रा में दिख रहे हैं और सीट शेयरिंग के नाम पर जिस तरह से बगले झांके जा रहे हैं, इससे गठबंधन में गांठ तो साफ तौर पर सबको दिखने लगी है और अलायंस कमजोर करने का अपराध भी हो रहा है, और इसी का लाभ शायद पक्ष को मिले। लेकिन कहते हैं ना कि समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल, व्याध जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। जाहिर सी बात है कि समय रहते हुए अगर सीट बंटवारे पर समझौता संतुलित तरीके से हुआ तब तो बीजेपी की मुश्किलें, परेशानियां बढ़ जाएंगी। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये सारा अपराध उनके भी देखा जाए तो उनके भी किस्मत में लिखा जाएगा, या उनके भी भविष्य में ये लोग जानेंगे कि ये सब कुछ इसलिए नहीं हो पाया कि कौन कौन से ऐसे नेता थे जो इस वक्त तटस्थ रह गए, कुछ नहीं बोले। आज हम बात कर रहे हैं 2024 के महाभारत की। कांग्रेस पार्टी 3 राज्यों का चुनाव हारने के बाद मायूसी महसूस कर रही है, जबकि बीजेपी के बम है, क्योंकि चुनाव में संसाधन और सत्ता की भी
काफ़ी भूमिका होती है और इस लिहाज से बीजेपी को कौन हरा सकता है, कौन उसे पछाड़ सकता है। दोनों पार्टियों का हिसाब किताब फिर भी देखना ज़रूरी है। इन दोनों मोर्चों पर कांग्रेस अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी से बहुत पीछे है और आंकड़े देखें तो कांग्रेस से 4 गुना राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। बीजेपी के पास कांग्रेस की तुलना में 7 गुना ज़्यादा फंड भी है। हालात ये हैं कि कांग्रेस को क्राउड फंडिंग की ज़रूरत आन पड़ी है और इसी के जरिए वो फंड इकट्ठा करने में लगी हुई है। बीजेपी से मुकाबले के लिए संसाधन के मामले में कांग्रेस बहुत कमज़ोर हो चुकी है। सवाल ये है कि अब मुकाबला कैसे होगा। तभी तो बीजेपी दिनकर की पंक्तियों को लगातार दोहरा रही है और ये समझाने की कोशिश कर रही है कि बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सूने को साथ न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। बीजेपी कुछ इस तरह से बड़ी हो चुकी है कि वो पार्टियों में नारायणी की भूमिका में आ चुकी है, जिसका न आदि है न अंत, क्योंकि इस वक्त बीजेपी के पास पैसा है। ...2024 का संग्राम। बीजेपी बनाम कांग्रेस। बीजेपी के पास 7 गुना ज्यादा फंड। कांग्रेस से 4 गुना राज्यों में बीजेपी की सरकारें। कौन किस पर भारी? लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं। बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने की जुगत में है तो कांग्रेस चुनावी लड़ाई को पूरी ताकत से अंजाम तक पहुंचाने की रणनीति बना रही है। इस बीच कुछ आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच कई बड़े अंतर हैं, जिनका लोकसभा चुनावों पर गहरा असर पड़ सकता है। चुनावों पर नजर रखने वाली संस्था द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स या ADR की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस न केवल सत्ता और लोकप्रियता बल्कि संपत्ति और संसाधन के मामले में भी बीजेपी से भी बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है। वहीं कांग्रेस ने हाल ही में 3 राज्यों की सत्ता भी खो दी है, जबकि बीजेपी ने अपने शासन वाले राज्यों की संख्या बढ़ा ली है। पहले बात ADR रिपोर्ट की। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बीजेपी की कुल संपत्ति 4,990.159 करोड़ रुपए थी, जो अगले वित्त वर्ष यानी 2021-22 में 21.17% बढ़कर 6,046.81 करोड़ हो गई। वहीं कांग्रेस की संपत्ति वित्त वर्ष 2020-21 में 691.11 करोड़ रुपए थी, जो अगले वित्त वर्ष यानी 2021-22 में 16.58% ही बढ़ी। अब उसके पास कुल 805.68 करोड़ की संपत्ति है। ADR रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में सबसे अधिक कांग्रेस ने 41.95 करोड़ की देनदारी घोषित की है, जबकि बीजेपी पर सिर्फ 5.17 करोड़ का देनदारी है। इस तरह वित्त वर्ष 2021-22 में बीजेपी के पास कुल 6,041.64 करोड़ रुपए, जबकि कांग्रेस के पास 763.73 करोड़ की पूंजी होने का आधिकारिक आंकड़ा है। यानी बीजेपी पूंजी के मामले में कांग्रेस से करीब 7 गुना आगे है। यूं तो पिछले 2 लोकसभा चुनावों में खासा स्पष्ट हो गया है कि मतदाता विधानसभा और लोकसभा चुनावों में अलग अलग कसौटियों पर मतदान करते हैं। राज्यों के चुनावों में जहां स्थानीय मुद्दों पर वोट होता है, तो आम चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे हावी होते हैं। यही वजह है कि जिन राज्यों में मतदाताओं ने कांग्रेस को शासन की बागडोर सौंपी, उन्हीं राज्यों के वोटर लोकसभा चुनावों के वक्त बीजेपी के साथ चले गए। फिर भी अगर मान लिया जाए कि राज्य में सरकार होने का लोकसभा चुनावों पर तनिक भी असर होता होगा, तो इस मामले में भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से कोसों पीछे है। बीजेपी अभी अपने दम पर 11 राज्यों में सरकार चला रही है, जबकि 12वें प्रदेश हरियाणा में
उसकी गठबंधन सरकार है, लेकिन मुख्यमंत्री पद उसी के हिस्से में है। वहीं 4 अन्य राज्यों में बीजेपी सरकार में शामिल है। दूसरी तरफ कांग्रेस के सिर्फ 3 राज्यों में अपने मुख्यमंत्री हैं, जबकि 3 अन्य राज्यों की सरकार में वो गठबंधन साथी के रूप में शामिल है। इन सब के बीच ये जिक्र भी प्रासंगिक होगा कि हालिया चुनाव में 3 राज्यों की सत्ता पर काबिज होकर बीजेपी का मनोबल 7वें आसमान पर है, तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ी मायूसी हाथ लगी है। बीजेपी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकारों को धाराशायी कर दिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली। वहीं मध्य प्रदेश की अपनी सरकार बचाने में भी कामयाब रही। कांग्रेस को दक्षिण के राज्य तेलंगाना में जीत जरूर मिली, लेकिन उत्तर के इन 3 राज्यों में मिली बड़ी हार ने उसका रंग फीका कर दिया। विधानसभा चुनावों के लिए 3 दिसंबर को आए नतीजों ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए फिलहाल माहौल तैयार कर दिया। स्वाभाविक तौर पर बीजेपी तने सीने के साथ आगे बढ़ रही है, तो कांग्रेस के कदम झुकी नजरों के साथ बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के लिए ये राज्य चुनाव विकास की राजनीति की परीक्षा रहेगी। ओबीसी पर दांव, हिंदू वोट, लाभार्थी, डबल इंजन सरकार और मोदी का चेहरा, ये तमाम कारक कितना असर डालेंगे नतीजों पर, इस पर नज़र हम सबकी रहेगी। लेकिन जिस तरह से 2024 का ये रण लिखा जा रहा है, रचा जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि इससे एक नई रथ यात्रा की उम्मीद है, जो बीजेपी की जीत की रथ यात्रा है। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के 33 साल बाद बीजेपी एक और रथ यात्रा निकालने वाली है और 1990 के दशक की तरह ये यात्रा 8 जनवरी को अहमदाबाद से निकलेगी और ये गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 14 शहरों 1400 किलोमीटर का सफर तय करके 20 जनवरी को अयोध्या पहुंच जाएगी। 1990 के रथ यात्रा के सूत्रधार रहे थे लाल कृष्ण आडवाणी और उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए ये रथ यात्रा निकाली थी। और अब 33 साल बाद दूसरी रथ यात्रा तब निकल रही है जब मंदिर का निर्माण होने के बाद इसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। वैसे तो रथ यात्रा का मकसद धार्मिक है, लेकिन इसका लाभ, इसका संदेश कहीं दूर तक जाता है और जो कि बहुत राजनीतिक है। पहली रथ यात्रा ने बीजेपी के लिए सत्ता की नींव तैयार की थी, तो दूसरी रथ यात्रा के जरिए बीजेपी अपनी सत्ता के किले को अभेद्य बनाना चाहती है। अब देखना यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका कितना फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। हालांकि ये जानकारों का मानना है कि बीजेपी अब अजेय हो चुकी है। लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो रही है और इस मौके पर गुजरात से अयोध्या के लिए एक बार फिर से रथ यात्रा निकलने वाली है। 1990 के दशक की रथ यात्रा की ही तरह एक और रथ यात्रा गुजरात से 8 जनवरी को रामनगरी अयोध्या के लिए निकलेगी। ये रथ यात्रा गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 14 शहरों से होते हुए 1400 किलोमीटर का सफर तय करेगी और 20 जनवरी को ये रामनगरी अयोध्या पहुंचेगी। अहमदाबाद की रामचरितमानस ट्रस्ट न्यूराणिप रथ यात्रा आयोजित कर रही है। अयोध्या पहुंचने के बाद ट्रस्ट रामलला को 51 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ाएगा और इससे पहले 1990 के दशक में लाल कृष्ण आडवाणी ने प्रथम पूज्य सोमनाथ ज्योतिर्लिंग धाम से अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकाली थी। रथ यात्रा के बाद ही राम मंदिर आंदोलन आम जन तक पहुंचा था। उधर राम मंदिर ट्रस्ट ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट ने 33 साल पहले रथ यात्रा के सूत्रधार रहे लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से आग्रह किया है कि वो जनवरी में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या न आए। राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय ने कहा कि दोनों नेताओं की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है, यहाँ ठंड भी ज्यादा है, इसीलिए मैंने दोनों से निवेदन किया है कि समारोह में न आए।
लालकृष्ण आडवाणी 96 साल के हैं और मुरली मनोहर जोशी जनवरी में 90 साल के हो जाएंगे। ट्रस्ट का कहना है कि दोनों वरिष्ठ हैं और उनकी उम्र को देखते हुए उनसे ये अनुरोध किया गया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। भले ही राम मंदिर आंदोलन के अगुआ और रथ यात्रा के सूत्रधार रहे लालकृष्ण आडवाणी उम्र की वजह से इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हों, लेकिन रथ यात्रा के वक्त आडवाणी की रथ के सारथी रहे नरेंद्र मोदी आज बीजेपी के सारथी हैं। और अब देखना है कि गुजरात से अयोध्या के लिए निकलने वाला रथ बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को 2024 की मंजिल तक पहुंचा पाता है या नहीं, या विपक्ष उनके रथ को बीच में रोकने में कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा ने न सिर्फ बीजेपी की किस्मत बदल दी थी, उसके भविष्य को संवार और सुधार दिया था, बल्कि भारत में राजनीति के एक नए युग की शुरुआत की थी। और इसी रथ यात्रा के बदौलत बीजेपी 1984 में 2 सांसदों की पार्टी से 2019 में 303 सांसदों तक पहुंच गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने तब इस रथ यात्रा में आडवाणी के सारथी की भूमिका निभाई थी। ये अलग बात है कि आज वे दरकिनार हैं और नए सारथी अब राम के नाम पर अपना अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। बहरहाल ये राजनीति है और राजनीति अलग अलग रूप दिखाती है, अलग अलग तरीके से आपको समझाती है। अगर हम समझने और समझाने और प्लान की बात करें तो बीजेपी के चुनावी तत्परता को देखते हुए एक बार फिर से रश्मिरथी की दिनकर के वचन ही याद आने लगते हैं, जिसमें दिनकर कहते हैं कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जिस तरह से पेशेवर तरीके से बीजेपी काम करती आ रही है, अनथक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रणनीति बनाते हैं और उस पर अमल करते हैं। बीजेपी को एक चुनावी मशीन कहा जाने लगा है जैसे, और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के बारे में एक बात बड़ी आमतौर पर कही जाती है कि वो क्षण भर भी आराम नहीं करते, यहाँ तक कि वो सोते भी नहीं हैं। अब एक चुनाव खत्म होते ही दूसरे चुनाव में जिस तरह से वो खुद को और पार्टी को झोंक देते हैं, इससे ऐसा तो लगता है कि वो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। अब जनवरी से ही विपक्ष को नेस्तनाबूद करने के लिए पार्टी जमीन पर उतर जाएगी। पार्टी के तमाम बड़े नेता इस खाके को तैयार कर चुके हैं और विपक्ष को खत्म करने के लिए तरह तरह की आजमाइश करने पर उतारू हैं। तो आइए नजर डालते हैं बीजेपी की चुनावी रणनीति पर। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री आदरणीय अब की बार 300 पार। बीजेपी का मिशन 2024, मोदी संभालेंगे रण की कमान, 160 सीटों पर फोकस, मोदी का अश्वमेध यज्ञ। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। बीजेपी 3 राज्यों के फॉर्मूले से 2024 फतह करना चाहती है। इसके लिए उसने एक खास प्लान तैयार किया है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में हारी या कमजोर 160 सीटों पर जनवरी में उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। इन सीटों पर बीजेपी को मजबूत करने के लिए पिछले 2 साल से काम चल रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने चुनावों की घोषणा से पहले ही कमजोर सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। इनमें से कई सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। हारी या कमजोर 160 सीटों में से ज्यादातर सीटें दक्षिण और पूर्व राज्यों की हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार की भी कई सीटें हैं। यूपी की 14 सीटों पर बीजेपी 2019 में हारी थी। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं।
350 प्लस सीटों के टारगेट को हासिल करने के लिए बीजेपी अब उन 160 सीटों पर फोकस कर रही है जिन पर वो 2019 लोकसभा चुनाव में हार गई थी। हाल में संपन्न हुए 3 राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने इन्हीं सीटों पर खासा जोर दिया था। पार्टी ने इन 160 सीटों को सी और डी कैटेगरी में बांट दिया था। सी और डी कैटेगरी में 80-80 सीटें रखी गई थी। पीएम मोदी खुद संभालेंगे प्रचार की कमान। मिशन 160 के लिए बीजेपी ने 40 केंद्रीय मंत्रियों की अलग अलग टीम गठित की थी। मोदी कैबिनेट में शामिल मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया था। इनमें हर एक मंत्री के पास 2 से 3 लोकसभा सीट की जिम्मेदारी थी। वही फॉर्मूला अब बीजेपी लोकसभा चुनाव में अपनाएगी। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार की कमान संभालेंगे। पीएम मोदी हर राज्य में 2 से 3 दिन जाएंगे। जनता से सीधे पूछे जाएंगे सवाल। पीएम मोदी के सरकारी दौरों पर विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री लोगों के बीच जाएंगे। बड़ी सभाओं का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी ने अपने सांसदों के प्रदर्शन के बारे में अब जनता से सीधे सवाल किए हैं। नमो ऐप पर सरकार के प्रदर्शन, योजनाओं के क्रियान्वयन आदि के बारे में जनता का सीधा फीडबैक मांगा गया है। हर संसदीय क्षेत्र में 3 सबसे अधिक लोकप्रिय बीजेपी नेताओं के नाम भी मांगे जाएंगे। इन्हीं के आधार पर आगामी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नाम का फैसला होगा। चुनाव अभियान समिति का गठन। बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र और चुनाव अभियान समिति का गठन भी करेगी। घोषणा पत्र के लिए देश भर से लोगों से सुझाव मांगे जाएंगे। केंद्रीय मंत्रियों से घोषणा पत्र के लिए उनके मंत्रालयों से संबंधित सुझाव पहले ही मांगे जा चुके हैं। इस तरह बीजेपी ने पिछले कुछ चुनाव में हारी हुई सियासी बाजी को 2024 में जीतने की मुहिम को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो सियासी रणभूमि में शंखनाद तो हो चुका। अलायंस ने बीजेपी को चेतावनी दे दी है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यही वो नारा था जो कभी कांग्रेस के लिए दिया गया और जेपी बाबू ने इस तरह से ये नारा दिया दिनकर की ही कविता के माध्यम से कि वो बिल्कुल वो सिंहासन खाली ही हो गया और जनता आ भी गई। लेकिन इस बार क्या होगा ये देखना है। हालांकि दिनकर की बात करें तो इस कविता को जिस तरह से वो शुरू करते हैं कि 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, होता है भूडोल उठते हैं बवंडर हुंकारों से, महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली होगा या नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जिस तरह से संसद में निलंबन से संसद खाली होता दिख रहा है, सरकार के खिलाफ सड़क पर विपक्ष हल्ला बोल कर रही है, बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर है और इन सब के बीच विपक्ष के आपसी समझौतों में भी जो कश्मकश है, वो तमाम स्थितियां हमें ये तो बताती ही हैं कि एकजुटता के कारण सही तरीके से सामने नहीं रखे गए यदि तो विपक्ष डिफेंसिव ही रहा और अपने ऊपर हो रहे तमाम हमलों से बचाव करता हुआ ये विपक्ष बीजेपी के साथ कितना अग्रेसिव होकर रणनीति और कूटनीति दोनों में ही तेजी से आगे बढ़ पाएगा ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन समय बहुत कम है, दांव पर बहुत कुछ है। ये बात अगर विपक्ष के सहयोगी दल और शीर्ष नेता जल्द समझ लें और साथ में चलें तभी बात हो सकेगी और तभी उनके हिसाब से सिंहासन खाली हो पाएगा। बहरहाल जनता क्या चाहती है वो जनता 2024 में सबके सामने रख देगी और सिंहासन खाली होगा, नया राजा बैठेगा या सिंहासन पर बैठा राजा ही जनता की पसंद बना रहेगा, ये भी जनता 2024 में सबके सामने रख देगी। महाभारत की जीत का सेहरा किसके सर पर होगा
ये तो हम सब आने वाले वक्त में देख लेंगे, लेकिन हम इस बात की दुआ और उम्मीद कर सकते हैं कि जीते कोई हारे कोई, प्रजातंत्र न हारे और प्रजातांत्रिक व्यवस्था की जीत बनी रहे। इसी उम्मीद के साथ आज बस इतना ही। नमस्कार।